सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षद कामदार, जो अहमदाबाद में हैं और बच्चों के एक जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर हर्षद वी कामदार, बाल रोग तज्ञ अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी और बीजे मेडिकल कॉलेज से एमडी पीडियाट्रिक्स की डिग्री ली। मैंने बाल रोग पर कुल 9 पुस्तकें लिखी है और अनेक सेमिनार और वर्कशॉप किए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि बातें बच्चों से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर हो रही हैं। वो सवाल ये है कि जब भी घर में छोटा बच्चा होता है तो माँ, बूढ़ी दादी, नानी सब ये कहते हैं कि ये खाता ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है, ये तो कितना दुबला है। ये जो चिंताएं और परेशानियां हैं, ये कितनी सार्थक हैं और इनके बारे में विस्तार से आप क्या बातें बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये मैंने देखा है मेरे इतने साल के अनुभव में। मेरे पास भी कई माँ बाप आके कहते हैं, जी डॉक्टर साहब हमारा बच्चा को भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता ही नहीं, क्या करें। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा बहुत खा पी कर मोटा हो जाए, लेकिन बच्चों का मोटापन, झाड़ियापन नहीं, तंदुरुस्त और नॉर्मल रहना अच्छा है। क्या बात है, वाह। चलो देखते हैं भूख कैसे लगती है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नामक एक अंग है जिसमें भूख लगाने के केंद्र आए हुए हैं। जी। वो होजरी खाली होने से, शरीर का तापमान कम होने से और रक्त में शर्करा का प्रमाण कम होने से उत्तेजित होते हैं और हमें भूख लगती है। अगर बच्चा मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, बिस्किट, पेस्ट्री, कैडबरी वगैरह खाता रहेगा तो उसका शुगर लेवल कम होगा ही नहीं। के बदले बच्चों को हरी सब्जी, फलियां और धान्य ज्यादा खाना चाहिए, जिससे बच्चे का शुगर लेवल कम रहेगा। उसको जरूरी प्रोटीन, ग्रोथ और विटामिन मिलते रहेंगे जो उसकी विकास के लिए जरूरी है। जी। बच्चों की होजरी हमारी होजरी से कंपैरिजन में छोटी होती है, इसलिए उसको दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना देना उचित रहेगा। इसको हम स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट बोलते हैं। वो हमारी तरह दिन में 2 ही बार बैठ के एक साथ लंच और डिनर जैसा खाना नहीं खा सकते। शरीर की कैलोरी कम होने से रक्त का शुगर स्तर कम होगा और बच्चों को भूख लगेगी। अगर बच्चा घर में बैठकर मोबाइल और नेट पर गेम ही खेलता रहेगा या कार्टून देखता रहेगा तो कैलोरी जलेगी कैसे? अगर कैलोरी जलेगी नहीं तो उसको भूख कैसे लगेगी? उसके बदले बच्चों को बाहर दौड़ने वाले खेल में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई भी आउटडोर गेम अगर बच्चा खेलेगा तो उसकी कैलोरी जलेगी और कैलोरी जलने से बच्चों को भूख अच्छी लगेगी। अगर पूरे परिवार में एक ही बच्चा है तो वो खाने में चापलूसी करेगा। उसे दूसरे परिवार के जहाँ पे बच्चे ज्यादा है उसके साथ खाने पे बिठा दो। दूसरे बच्चों को खाते देखकर वो भी खाता हो जाएगा। माँ का और पापा का अमुक चीजें खिलाने का आग्रह बच्चों के ऊपर रहता है, जैसे कि टमाटर की सब्जी या तो फ्लावर की सब्जी। ऐसे तो वो सब्जी अच्छी है लेकिन वो बच्चे को अच्छी ना भी लगे। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। बच्चे की पसंदी का खाना बना दे, सिर्फ इतना ध्यान दे कि खाना पौष्टिक और सुपाच्य होना चाहिए और बच्चे के सामने रख के माँ बाप चले जावे। बच्चा भूख लगने से अपने आप खाने लगेगा। जी जी जी। भूख लगाने के केंद्र मस्तिष्क में है, यानी मानसिक और सामाजिक वजहों को भी हमें सोचना चाहिए। खान साहब, ये भी देखना जरूरी है, परिवार में तनाव, झगड़े, ज्यादा शिस्त पालन है तो बच्चा खाना कम कर देता है। ये तो नेचुरल है ना। भाई बहन में जलन और तनाव, शाला में मास्टर जी का डर, ये सब वजहों से बच्चे की भूख कम हो जाती है। ये सब जानकारी लेके माँ बाप को इसका सुझाव करने पर बच्चा नॉर्मल खाना खाने लगता है। अगर बच्चे के शरीर में कोई भी कायमी संक्रमण, टीबी का असर, पीलिया या तो कैंसर की शुरुआत हो या तो दिल की या गुर्दे की जन्मजात खामियां वगैरह शारीरिक रोगों से बच्चे की भूख कम हो जाती है। थायराइड स्त्राव की कमी, एनीमिया
या कम पोषण वाले बच्चों को भी भूख कम लगती है। ये सब के लिए एक बार अपने बाल रोग विशेषज्ञ को बता के इसका इलाज करने से बच्चे की भूख अच्छी धीरे धीरे हो जाएगी। भूख बढ़ाने के लिए अभी अनेक दवा उपलब्ध मार्केट में हो गई है और वो सब दवा डॉक्टर की निगरानी में आप बच्चे को देवे तो मैंने 40 साल के अनुभव में देखा है बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलता है जी। याद रखे, सब माँ बाप के लिए मैं कह रहा हूँ, खा खा के बच्चे का मोटा होना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो तंदुरुस्त हो और अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति हो, ये जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई कि किस तरह से बच्चे को वेजिटेबल्स खाने की आदतें डालनी चाहिए और वो तमाम चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो देखी जाती है वो ये कि जबरदस्ती माता पिता जो हैं वो कई सारी चीजें, जबरदस्ती दूध पिला दिया, जबरदस्ती कुछ चीजें, ये जो एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है, ये बच्चे का किस तरह से नुकसान करता है? मैंने बहुत, आपकी बात सही है, मैंने बहुत टाइम देखा है जब घर में एक ही बच्चा होता है तो माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ। बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, और बेटा आगे आगे दौड़ता है, मुझे प्लेन दिला दो, वो टॉयज का प्लेन, मुझे ये दिला दो तभी मैं दूध पीऊंगा। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। सब माँ बाप जान ले, ऐसा करने से बच्चा बड़ा होके जो भी जिद करेगा वो आपको दिलाना पड़ेगा। इसकी जिद के आगे झुकना मुनासिब नहीं है। उसको जो भी अच्छा लगता है वो खाना उसके सामने पीरोस के आप दूर चले जाओ। बच्चा जिद कर करके अपने आप वो खाना खाने लगेगा। मैंने इतनी प्रैक्टिस में अभी तक कोई बच्चे को भूख से बेहाल होते हुए नहीं देखा है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, यानी ये कि बच्चा कभी भी भूखा नहीं रहेगा। हाँ। जैसी भूख लगेगी तो वो अपनी बात जरूर पहुंचाएगा, मनवाएगा, बराबर है। और आप माँ बाप को खास ये मैं सलाह देता हूँ कि भूख के लिए इतने चिंतित ना हो जाए। डेफिनेटली भूख ना लगे और खाना ना खाए तो चिंता का विषय है, लेकिन मैंने जो बताया वो सुलझाएंगे तो जरूर से बच्चा खाता हो जाएगा। इसी बात से एक और बात निकल के आती है डॉक्टर साहब कि जब ठूस ठूस के बच्चे को खाना खिला दिया जाता है, बेचारा परेशान रहता है, इधर भागता है उधर भागता है, लेकिन माता पिता परिवार के लोग उसे खिलाए जाते हैं, इससे होती है बदहजमी। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं और बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। ये जो बदहजमी है, इससे बचने के क्या तरीके हैं और किस तरह की सावधानियां रखी जाएं छोटे बच्चों को पालने वाले घरों में? सही बात है, मैंने देखा है माँ बाप जब बहुत आग्रह करके बच्चे को खिलाते रहते हैं जी, तो बच्चे को बदहजमी से या तो झाड़ा उल्टी हो जाता है या तो फिर पेट का दर्द हो जाता है, क्योंकि बच्चों का पाचन तंत्र बहुत ही नाजुक और विकसता हुआ है। बच्चों में हजम करने वाले जो एंजाइम हमारे में होते हैं और जो एसिड हमारे होजरी में होता है वो डेवलप होते नहीं है। के लिए बच्चों को बाहर का वासी, ठंडा पड़ा हुआ, भारी और तीखा खाना नहीं देना चाहिए। इसके बदले घर का सादा, गरम, ताजा और सुपाच्य खाना अच्छा रहेगा। खास करके चौमासे में जब पाचन शक्ति मंद हो जाती है, हम बड़ों की भी मंद हो जाती है तब, और खाने पीने भी इन्फेक्टेड होने की संभावना ज्यादा रहती है चौमासे में। अभी जो सीजन चल रहा है, इसलिए चौमासे में खास ध्यान रखें और हर एक खाना पीना स्वच्छ और पीने लायक पानी, अगर हो सके तो आरओ सिस्टम का या तो बॉइल्ड या तो स्टरीलाइज होना मुनासिब है। बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के एक तो संतुलित खाने का ध्यान रखना जरूरी है और खाने की मात्रा पर पैनी नजर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को। और अभी तक हमने डाइट से जुड़ी हुई बातें की और बदहजमी की बात कर ली, लेकिन अक्सर एक चीज मैंने देखी है कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर किशोरावस्था की उम्र तक एक शिकायत बच्चों में देखी जाती है। वो पेट पकड़ते हुए अपने मम्मी पापा या दादा दादी के पास आते हैं और कहते हैं पेट दर्द हो रहा है। कई माँ बाप ये सोचते हैं कि ये स्कूल ना जाने का बहाना है। अब बताइए कि ये जो बच्चों का पेट दर्द है ये कैसे होता है और इसका क्या निवारण है? और कई बार जो बच्चों के पेट दर्द को गलत समझ लिया जाता है कि ये बच्चे बहाना बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सही बात है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है।
मैंने 40 साल में देखा है कि बच्चे बहुत से टाइम पे पेट दर्द के लिए आते हैं। अब बार बार का पेट का दर्द हम किसे कहेंगे? जो बच्चों को 3 महीने में 3 बार या ज्यादा बार पेट में दर्द हो और उससे रोजाना काम में दखल होने लगे, तो हम इसे पेट का बार बार का दुखावा कह सकते हैं। एक अभ्यास के मुताबिक 3 से 14 साल तक के बच्चों में 60 से 70% तक के ये दुखावा मानसिक वजह से और 30 से 40% दुखावा शारीरिक वजह से होता हुआ दिखता है। रात को नींद में दुखावा नहीं होता, वो मानसिक हो सकता है। मानसिक दुखावे की वजह में पहला शाला में पहली बार जाने का डर, मास्टर जी का डर या तो मास्टर जी की कड़काई, भाई बहन का तनाव या तो भाई बहन में झगड़े, घर में या माँ बाप के बीच में तनाव, कुटुंब में दूसरे बच्चों के पेट में दर्द का इतिहास इत्यादि देखने को मिलता है। शारीरिक वजहों को बाल रोग तज्ञ देखकर निदान कर सकता है। सबसे पहली वजह है पेट में कीड़े या तो कृमि। अपने देश में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विथ वेस्टर्न कंट्रीज। जब आंत में कीड़े हिलते चलते हैं तो बच्चों के पेट में दर्द होता है और जब वो पड़े रहते हैं तब दर्द शांत हो जाता है। बच्चों में मट्टी खाने से और अशुद्ध खाना और पानी में कीड़े के अंडे बच्चे के पेट में चले जाते हैं। मीठा खाने से बच्चों के पेट के कीड़ों का कोई संबंध नहीं है। मैंने देखा है अभी तक बहुत से माँ बाप आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, इसके लिए इसके पेट में कीड़े हैं। समझ लो माँ बाप, मीठा खाने से कीड़े के अंदर होने का कोई संबंध नहीं है। हमारे सब्जी, हमारे खाने के साथ कृमि के अंडे बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जो हमारे पेट में भी जाते हैं। लेकिन समझ लो हमारे पेट में एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी अंडा या तो कीड़ा अंदर होजरी में ही मर जाता है। लेकिन बच्चों का एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसके लिए ये अंडे आगे चले जाते हैं और आंत में जाके उसमें से धीरे धीरे कीड़े बन के पनपते हैं और आंत में ही रहते हैं। और 10 की तपास में कीड़े के अंडे और लार्वा हम देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की 10 की तपास कराए और उसकी दवाई का कोर्स अगर पूरा कर लेवे तो बच्चा बिल्कुल अच्छा हो जाता है। बच्चों को इससे बचाने के लिए खाना और पानी शुद्ध करके ही देना मुनासिब रहेगा। वो जो भी खाना, कच्चा खाना देते हैं, कचुम्बर या तो सब्जी, वो सब शुद्ध पानी से साफ करे और पीने के पानी को मेरे हिसाब से ये चौमासे की ऋतु में बॉइल्ड करे। बच्चों को अगर पेचिस यानी डिसेंट्री की सारवार का कोर्स पूरा ना किया जाए तो उसके कीटाणु बच्चे की आंत में रह जाते हैं और इसको हम 10 की तपास में इसके अंडे देख सकते हैं। इसका कोर्स पेचिस का यानी कि डिसेंट्री का पूरा करने से ये दर्द मिट सकता है। मैंने देखा है कई माँ बाप बच्चे के झाड़ा उल्टी कम हो जाए तो हम लोग जब एक हफ्ते का कोर्स लिख के देते हैं तो भी 2-3 दिन में बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर हफ्ते के बाद फिर आते हैं कि साहब इसको पेट में दर्द तो होता ही है। भाई अगर आप कोर्स पूरा नहीं करोगे तो उसके जो कीड़े हैं वो तो पेट में रहेंगे ही रहेंगे। डॉक्टर साहब जो भी आपको कोर्स देवे वो पूरा करना हमेशा बच्चों के लिए मुनासिब रहेगा। ये आप सब लोग समझ लेना जरूरी है। जी जी जी। 1 साल से छोटे बच्चे में पेट में गैस होने पर भी रोना और चूक देखने को मिलता है। गैस कम करने के लिए बच्चों को माँ का दूध पिलाने के बाद कंधों पर लेके थप थप आने से डकार आएगा, बच्चा ऐसा बोलेगा, उसके साथ गैस बाहर निकल जाता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बर्पिंग कहते हैं जी। और ये बर्पिंग हर एक माँ को समझ लेना चाहिए कि फीडिंग कराने के बाद 5 से 10 मिनट तक कराने। 3 बार डकार बच्चा खाएगा और गैस निकल जाएगा तो अपने आप बच्चों में पेट के दर्द का और चूक के दर्द का दुखावा कम हो जाएगा और इसके साथ चूक के टीपे बच्चों को फायदा देता है। बड़े बच्चों में गैस का कारण बाहर का वासी तीखे खाने से हुई बदहजमी है। बाहर का बासी और तीखा खाना बच्चों को चौमासे में खास करके नहीं देना चाहिए।
हमारे बच्चे को घर का ताजा, स्वच्छ और सादा खाना, मैंने पहले बोला, वो देना अच्छा रहेगा। जी जी। गुर्दे में और पेशाब की नलियों में भी संक्रमण होने पर चूक आके दर्द होता है। कभी इसमें पथरी भी हो सकती है। छोटे बच्चों में भी हमने पथरी का यानी कि यूरिनरी स्टोन का होना संभवित देखा है। संक्रमण की सारवार और पथरी को निकालने से ये दर्द अच्छा हो जाता है। जी। बच्चों की होजरी में एच पाइलोरी नामक कीटाणु के संक्रमण से अल्सर या एसिडिटी बच्चों में भी हो सकती है, जिसकी दवाई से दर्द मिट सकता है। अपने देश में बच्चों में पेट में टीबी का असर या तो आंतों के संकुचन से और अंदर की लसिका ग्रंथि फूल जाने से भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा पेट की मिर्गी यानी कि एब्डोमिनल कन्वर्जन्स, आंतों में संक्रमण या उत्तेजना से चूक आने से भी बच्चों को बार बार पेट में दर्द हो सकता है। शरीर की ये सब वजह बाल रोग विशेषज्ञ तपास करके दवाई से मिटा सकता है। मानसिक कारणों को मनोचिकित्सक जानकारी देके उसकी वजह दूर करे तो दुखावे में फायदा दिखता है, लेकिन इसमें ज्यादा लंबी चिंता करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तमाम बातें आपने एकदम विस्तार से बताई कि बच्चे के पेट दर्द की स्थिति में क्या करना चाहिए माता पिता को। जी। अब मुद्दा ये है कि कई बार मनोवैज्ञानिक कारण पेट दर्द के होते हैं। आपने बताया कि यहाँ तक कि भाई बहन का झगड़ा भी जो है वो उसकी वजह बन सकता है। सही है। तो क्या डॉक्टर इसका भी इलाज करते हैं या ये समय के साथ ठीक होता है? नहीं नहीं नहीं, इसका इलाज अभी तो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बहुत अच्छी, चाइल्ड साइकेट्री इज ए न्यू ब्रांच, और उसके डॉक्टर वो उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है। अगर उसको मालूम हो जाए कि बच्चे को स्कूल जाने का डर है और स्कूल जाते समय ही बच्चे को पेट में दर्द होता है, जैसे ही स्कूल की व्हीकल गई बच्चे का दर्द गायब, तो वो समझ लेता है, माँ को पापा को बैठा के समझाते हैं कि ये थोड़े दिन रहेगा, स्कूल जाने से उसका डर कम हो जाएगा, तो अपने आप हंसते हंसते जाएगा और पेट का दर्द गायब। बिल्कुल। ऐसे ही अगर स्कूल में किसी मास्टर जी का तनाव हो, वो धीरे धीरे बातचीत से पकड़ लेते हैं और फिर इसका इलाज करने को माँ बाप को बोलते हैं कि स्कूल में जाके बोलो मास्टर जी को कि ये बच्चे के ऊपर थोड़ी कड़काई कम कर देवे। अब ये बताइए कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो खासतौर पर रात में जब सोते हैं तो बिस्तर गीला कर देते हैं, और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। उन्हें नहीं समझ में आता कि इसका कैसे उपाय करें, क्या करें। इसके बारे में बताइए। सही बात है। मैंने अभी तक बहुत से केस देखे। हम इसको एन्यूरेसिस बोलते हैं, रात को नींद में बिस्तर बिगाड़ना। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एन्यूरेसिस और सेकेंडरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस का मतलब है बच्चे को इसका कंट्रोल आया ही नहीं, और सेकेंडरी का मतलब है एक बार आया हुआ कंट्रोल बड़ी उम्र में चला जाता है और फिर से वो बिस्तर गीला करने लगता है। थोड़ा दोनों का अंतर समझ लेना जरूरी है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ पेशाब करने की और मल त्याग करने की क्रियाओं पर काबू जाता देखा है। सामान्यतः बच्चों को 2.5 साल तक पेशाब की क्रिया पर काबू आना जरूरी है। अगर 3 साल तक काबू न आए तो बाल रोग विशेषज्ञ को बताना चाहिए। इसे हम प्राइमरी एन्यूरेसिस बोलते हैं। इसकी मेन वजहों में बच्चों को पेशाब में चेप, मूत्राशय में खामी या बच्चों का डायबिटीज, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, वो हो सकता है। वो रात को बिस्तर बिगाड़ते हैं। आंतड़ियों में कीड़े हो तो वो कीड़े रात को अंडे देने, उसकी मादा बाहर आने की वजह से बच्चों में पेशाब हो जाता है। ये सब वजहों को बाल रोग डॉक्टर चेक करके अच्छी कर सकते हैं, उसकी दवाई दे सकते हैं। और जुवेनाइल डायबिटीज भी हम लोग ये रात को बिस्तर बिगाड़ने की तकलीफ से पकड़ सकते हैं। मैंने अपनी 40 साल की कैरियर में 3 केस जुवेनाइल डायबिटीज के जो प्राइमरी एन्यूरेसिस के साथ आए थे वो पकड़ लिए, और अभी बच्चे डायबिटीज की ट्रीटमेंट के साथ मूत्र पर कंट्रोल पाके अच्छा विकास हो रहा है। बच्चों को मानसिक तनाव या हताशा होने से रात को डरावनी सीरियल
या मूवी देखने से ये तकलीफ हो सकती है। बच्चों को शाला में तनाव, कुटुंब में तनाव या पढ़ने का दबाव ये तकलीफ पैदा करते हैं। जी। ये सब जानकारी लेके उसका सुझाव लाने के बाद बच्चा धीरे धीरे पेशाब की क्रिया पर काबू पा लेता है। बड़े बच्चों में कोई बार आया हुआ काबू बाद में बिस्तर बिगाड़ने लगे तो उसको हम सेकेंडरी एन्यूरेसिस कहते हैं। इसमें उसका आत्मविश्वास बढ़े ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे लोगों के सामने इसकी चर्चा ना करे, माँ बाप को खास, कि दूसरे जब आए हो तो बच्चा बैठा हो तो बोलने लगते हैं कि ये बच्चा कैसा है, इतना बड़ा हो गया और बिस्तर बिगाड़ता है। लेकिन ये परिस्थिति और बिगाड़ते हैं। और वो जब बिस्तर ना बिगाड़े तो उसको प्रोत्साहित करने से फायदा ज्यादा देखने को मिलता है। उसको रात में डरावनी बात या डरावनी सीरियल नहीं दिखानी चाहिए। और माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी रात को ऐसी सीरियल ना देखे जिसकी वजह से बच्चे को भी वो देखने का अंदर से इच्छा हो जाए। के बच्चों को इलाज के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग देना आवश्यक है। आप अगर बाद में पूछोगे टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होता है, रात को सोने से पहले 2 घंटे तक पानी और प्रवाही बंद करके सोते समय पेशाब अवश्य कराएं। आधी रात को नींद में से बच्चे को उठाकर पेशाब कराने के लिए बच्चे को बैठा करके लाइट करके बाथरूम में ले जाए। आप पूछोगे इससे क्या फायदा? 1 हफ्ते तक अगर बच्चे को आप उठाओगे तो 8वें दिन बच्चा उठेगा और बोलेगा मम्मी मुझे बाथरूम जाना है। यही तो है टॉयलेट ट्रेनिंग। और ये बच्चे के दिमाग में पेशाब के कंट्रोल आने की अपने को चेतावनी देता है। उसे मूत्र के आवे को दिन में भी रोकने की ट्रेनिंग देने से बच्चे के मस्तिष्क में मूत्राशय भराने का दर्द महसूस होगा जी। और रात को नींद में मूत्राशय भराने से बच्चे की नींद खुल जाएगी। ये एक ट्रेनिंग है। दिन में जितना हो सके बच्चे को हम ऑर्डर करें कि आप पेशाब रोक के बैठ 4 घंटे 5 घंटे बाद बरोबर उसका मूत्राशय भरेगा और मगज में पेन इतना क्लिक करेगा कि बच्चे को रात को नींद में भी ये पेन उसको उठा देगा और उसको बोलेगा मुझे पेशाब करना जाना है। अभी अभी सारवार के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले बिस्तर भी उपलब्ध हो गए हैं जी। उसमें बच्चे को सुलाने के बाद अगर पेशाब हो जाए तो ये सर्किट पूरी हो जाती है और अलार्म बजने लगता है जी। और बच्चे की नींद खुल जाती है। और ये कंडीशन रिफ्लेक्स है, जैसे ही अलार्म बजेगा बच्चे की नींद उड़ेगी। इसी तरह धीरे धीरे बच्चा रात को पेशाब के लिए उठने लगना चालू हो जाता है और पेशाब पे कंट्रोल आ जाता है। रात को हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से वासोप्रेसिन नामक हार्मोन की वजह से पेशाब बनना ही कम हो जाता है सबको। तो बच्चे को अगर ये वासोप्रेसिन स्प्रे के रूप में नाक में स्प्रे डाल दिया जाए तो बच्चे को भी रात को पेशाब बनना कम हो जाता है और बिस्तर बिगाड़ना बंद हो जाता है। बच्चों के डॉक्टर मूत्राशय पर काबू पाने की रात को लेने की गोलियां देकर भी ये तकलीफ दूर हो सकती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये सारे जो उपाय हैं ये अपनाए जा सकते हैं और इस समस्या से धीरे धीरे करके बच्चों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। डॉक्टर साहब बच्चों में बार बार बुखार आता है, समझ नहीं आता कि ये कोई सिम्टम्स तो लग नहीं रहे थे, फिर अचानक ये बुखार क्यों आ गया और उनके शरीर में ऐंठन होने लगती है, इसकी क्या वजह है? ये बच्चों में बुखार के साथ आती हुई ऐंठन यानी कि खींच देखा जाए तो माँ बाप के लिए बहुत ही चिंता का विषय है जी। ये 6 मास से 6 साल तक के बच्चों को कोई भी वजह से बुखार चढ़े, मेन वजह तो इन्फेक्शन ही है। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तब अचानक शरीर खींचाने लगे, आंखें ऊपर चढ़ जाए, मुंह में फीण निकलने लगे और बच्चा होश घुमाने लगे तो माँ बाप और घर के तमाम आदमी चिंता से दौड़ा दौड़ी करने लगते हैं। मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है, बैठा हुआ होता हूँ एकदम दौड़ के माँ बाप खींच खाते हुए ऐंठन होते हुए बच्चे को लाते हैं और घबराते हैं, डॉक्टर दौड़ो क्या हो गया। बस यही होता है बुखार के साथ की ऐंठन।
तब सवाल होता है ये क्या हो गया। हमारे देश में 2 से 5% ये उम्र के बच्चों में बुखार के साथ खींच आती है। दिमाग में गर्मी का लेवल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 101 डिग्री के ऊपर चला जाए तो ये ज्यादा खींच चालू हो सकती है। बच्चों में ज्यादातर स्तन तंत्र के संक्रमण में यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बुखार जो आता है उसमें ये खींच ज्यादा देखने को मिल सकती है। कोई भी प्रकार के बुखार के साथ खींच आ सकती है और ये हमारे अकेले भारत देश का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व के बच्चों में ये तकलीफ दिखाई देती है। हर एक बच्चे का बुखार का थ्रेशोल्ड लेवल अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चे को 100 डिग्री के ऊपर बुखार जाए तो खींच आ सकती है, कोई को 101 के ऊपर बुखार होने से खींच आती है। लेकिन समझ लीजिए 6 महीने से 6 साल तक ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये खींच 2 प्रकार की होती है। पहली सामान्य प्रकार की खींच है, वो खींच 5 मिनट से कम समय तक रहती है और दूसरी है वो असामान्य प्रकार की खींच है, वो 5 मिनट से ज्यादा समय तक चलती है और कम बुखार में भी आ सकती है। ये खींच में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि 2 से 9% केस में ऐसे बच्चों में भविष्य में मिर्गी यानी एपिलेप्सी होने की संभावना है। जो बच्चों को छोटी उम्र में खींच आने लगी हो, कुटुंब में मिर्गी का इतिहास हो यानी एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो और दिमाग में दूसरी कोई बीमारी हो तो मिर्गी होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। इसकी तपास में बुखार की वजह खोजना जरूरी है। खून, पेशाब और एक्सरे की तपास में ये हमें लगभग मालूम हो जाता है। साथ में खींच के लिए पहली बार बाल रोग तज्ञ दिमाग की ईईजी की इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की पट्टी और कैट स्कैनिंग यानी कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी की स्कैनिंग भी कराते हैं। इससे दिमाग की कोई गांठ, खराबी और जन्मजात बीमारी हम देख सकते हैं। ये तकलीफ की सारवार में सबसे पहले खींच बंद करने के लिए इंजेक्शन या तो नेजल स्प्रे देना जरूरी है और साथ में बुखार कम करने की तत्काल सारवार जरूरी है। बच्चे के शरीर पर बर्फ के पोते रखकर तुरंत बुखार कम करना जरूरी है। डॉक्टर की निगरानी में ये सारवार चालू करने से बच्चे के दिमाग में कोई नुकसान ना हो जाए वो देखना जरूरी है। सामान्य प्रकार की खींच में दूसरी लंबी चिंता करने की या दिमाग को डैमेज होने की संभावना बिल्कुल कम या तो नहीवत है। असामान्य प्रकार की खींच में जैसे ही बच्चे का बुखार चढ़ना शुरू हो, खींच न आने की दवाई शुरू कर देना मुनासिब रहता है। वो आपके बाल रोग तज्ञ डॉक्टर आपको बताएंगे और भविष्य में ऐसे बच्चे मिर्गी का शिकार हो सकते हैं। अन्य कोई दूसरा लंबी चिंता करने की जरूर नहीं है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ऐंठन के बारे में आपने बताया कि अगर बच्चों को ऐंठन हो तो जिस तरह से माँ बाप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों की ये क्षमता कमजोर होती है तो जाहिर है कि वो जल्दी जल्दी संक्रमण का शिकार होते हैं। अब जरा बताइए कि क्या इसको बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका है जिससे माँ बाप की ये चिंता ही दूर हो जाए और बच्चे एकदम पक्के बन जाएं? बच्चों को बड़ों से कोई भी संक्रमण की बीमारी ज्यादा होती है। आप सबने भी देखा होगा, सही है न? बिल्कुल। जैसे कि जुकाम, खांसी, न्यूमोनिया, दस्त या उल्टी, झाड़े उल्टी होना इत्यादि। आप सबने भी ये देखा होगा। कभी सोचा है क्यों? जी। बच्चों की संक्रमण प्रतिरोधक शक्ति बड़ों से कम होती है। इसी वजह से बच्चों को संक्रमण ज्यादा और जल्दी होता है। जी। बच्चों के अंगों का विकास भी संपूर्ण नहीं हुआ होता, ये भी एक वजह है ज्यादा संक्रमण लगने की। और तीसरी वजह है बच्चों के शरीर में पानी की मात्रा बड़ों से ज्यादा होती है। बच्चों के शरीर में पानी की मात्रा 90 से 95% तक होती है, जबकि हम बड़ों के शरीर में पानी की मात्रा 70% तक होती है, जो संक्रमण के लिए जिम्मेवार है। संक्रमित रोगों से लड़ने की शक्ति बच्चों में या हम बड़ों में 3 तरह से आती है, वो आप समझ लीजिए। जी बिल्कुल। पहली ये शक्ति कुदरती है।
हर एक के शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कुदरती होती ही है, जिसमें माँ बाप के जीन्स, बच्चों का पोषण इत्यादि असरकारक फैक्टर है। कोई बच्चा बाहर से तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन उसकी चेप प्रतिरोधक शक्ति कम भी हो सकती है। एक बार संक्रमण होने के बाद बच्चे में वो संक्रमण के सामने लड़ने की शक्ति आ जाती है। वायरस का संक्रमण, खसरा बच्चे में एक बार हो जाए तो फिर बच्चे में खसरे के सामने लड़ने की शक्ति जिंदगी भर आ जाती है। जी बाद में कभी भी आजू बाजू दूसरे बच्चों को खसरा होने पर भी ये बच्चा उस संक्रमण से बचता ही रहता है। ये ही सिद्धांत पर हमने टीके का आविष्कार किया है। जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह टीके के अंदर वही संक्रमण के जीवाणु या वायरस निष्क्रिय करके, मार के या प्रोटीन के रूप में टीके तैयार करते हैं, जिससे बच्चे को वो संक्रमण होता नहीं है, लेकिन उसके उस चेप के सामने लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति आ जाती है। जब सचमुच बाहर से वायरस के वो संक्रमण का हमला होता है, बच्चा उसका शिकार बनता ही नहीं है। ने अच्छा आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह हम बच्चे को टीके देकर संक्रमित रोगों से सुरक्षित कर सकते हैं। हर एक बच्चे को उसके शेड्यूल के मुताबिक टीके लगवाना हर एक माँ बाप का फर्ज है। और अब तो हम हर एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिस्पेंसरी में ममता कार्ड इधर गुजरात में देते, जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन यानी कि टीके फ्री में देते हैं। जी, इसका लाभ माँ बाप को अवश्य लेना जरूरी है। अब तीसरा रोग प्रतिरोधक शक्ति का स्वरूप है तैयार रेडीमेड रोग प्रतिरोधक शक्ति। सुनने में अजीब लगता है न, क्या संक्रमण प्रतिरोधक शक्ति भी बिकने लगी है? हाँ, जरूरी है, जरूर ये बिकती है। धनुस्तंभ यानी कि टिटेनस जैसी बीमारी में तैयार एंटी टेटेनिक सीरम उपलब्ध है, इससे ये रोग मिट सकता है। और ये एंटी टेटेनिक सीरम हम घोड़े के सीरम में से बनाते हैं। घोड़े को हम आर्टिफिशियल टिटेनस पैदा करते हैं। जब घोड़ा खींच खाने लगे तब उसके खून में एंटी टिटेनिक एंटीबॉडीज बहुत मात्रा में पैदा हो जाता है, और वो घोड़ा फिर हम उसका ब्लड खींच के उसका एंटी टिटेनिक सिरप रेडीमेड रूप में यूज कर सकते हैं। देखा कैसा आइडिया है? इंसान खुद के बचने के लिए कैसे कैसे तरीके आजमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से संक्रमण से बचाने के लिए दवाएं और टीके तैयार किए गए हैं, और ये उपाय इंसान ने खुद को बचाने के लिए कैसे कैसे किए हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि बड़े तंदुरुस्त बच्चे भी अचानक संक्रामक रोगों के शिकार नजर आते हैं। मतलब ये देखने में तो नहीं लगता कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता पर कोई असर पड़ा होगा, फिर क्या हो जाता है ये? नहीं, ये सीजनल जो चेंज होता है जी, इसमें गर्मी ठंडी भेज का प्रमाण बढ़ जाता है, तो बच्चे संक्रमण के ज्यादा शिकार इसके लिए होते हैं कि उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बड़ों से कम ही होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। और 6 से 10 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, बच्चों के शरीर में पानी, जैसे नवजात शिशु से 1 साल के बच्चे को आप देखोगे तो उसके शरीर में पानी 90 से 95% है, और ये पानी ही संक्रामक रोगों का मुख्य कारण है। जी, और बच्चों के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डेवलपिंग होते हैं, तो जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो हमारे शरीर में खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है, काकड़ा है, आंतड़ियों, आंत के अंदर पेयर्स पेचिस है, स्प्लीन यानी कि बरोड़ है, उसके अंदर डेवलप हुए होते हैं बड़ों के शरीर में, लेकिन बच्चों के शरीर में अभी वो डेवलपिंग है। तो धीरे धीरे ये बच्चे के शरीर में डेवलप होके बच्चे को रोग से बचाने के लिए मदद कर सकते हैं। वहां तक माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चे को संक्रमण जैसा लगे कि तुरंत ही बच्चों के डॉक्टर के पास चले जाए। जी डॉक्टर साहब, हमने संक्रमण वाले रोगों की शिकायत जो होती है
उस पर बात कर ली है, हमने तमाम दूसरी चीजों पर बात कर ली है, लेकिन पोषण की बात करनी बहुत जरूरी है। सितंबर के पहले सप्ताह में पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है और बच्चों का जो न्यूट्रिशन है ये माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती और समस्या होती है। तो इस बारे में जरा विस्तार से बताइए। हम सितंबर 1 से 7 सितंबर तक जी न्यूट्रिशन वीक, वो भी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के मुताबिक मनाते हैं। हमारे देश में आज भी बच्चों में कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है, जिसका कारण है गरीबी, अज्ञानता, गीचता और बड़ा कुटुंब। जी अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के मुकाबले हमारा देश विकसता हुआ यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। इसमें कुपोषण की समस्या धीरे धीरे गंभीर में से अब कम होती जा रही है। जी कुपोषण की व्यापक रूप में उसकी परिभाषा देखो तो कोई भी प्रकार की पोषक पदार्थ की कमी को, जो बच्चे के शरीर में मुख्यतः प्रोटीन और कार्बोदीत पदार्थ की कमी, जिसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। हमें कैलोरी के रूप में एनर्जी चर्बी और कार्बोदीत पदार्थों में से मिलती है। इसकी कमी वाले बच्चों को मेरेस्मिक बच्चा बोलते हैं। जी उसके शरीर पर चर्बी देखने को मिलती ही नहीं। गाल बैठे हुए, चमड़ी लबड़ती हुई, आंखें अंदर चली हुई, पेट फूला हुआ, हाथ पग पतले और डोरी जैसे, और बच्चे के वजन में कमी दिखती है। हम गुजराती में इसको हाथ पग दौड़ी पेट गागरडी बोलते हैं। जी जी लेकिन नॉर्मल बच्चे की तुलना में ये बच्चे का वजन 10 से 40-50% तक कम होता है। जी जी जो नॉर्मल वजन के चार्ट है, जो हमारे ICMR इंडियन जो मेडिकल काउंसिल के गैजेट्स के मुताबिक बनाए गए हैं, उसमें अगर बच्चे का वजन अंदर सेट किया जाए तो वो 40% तक कम हो जाता है। दूसरी है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी वाला बच्चा थका हुआ और चीड़ियल दिखता है। जी इसको हम क्वाशियोर करके, उसकी चमड़ी पर काले और लाल दाग दिखते हैं, बाल पतले, जल्दी गिरने वाले और बुखरे होते, उसका मुंह फूला हुआ, पाँव में सूजन और चेहरा भी सूजा हुआ होता है। ऐसे कुपोषण वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बिल्कुल कम होने से ये बच्चे बार बार चेप से परेशान होते हैं। जी जी इसको बार बार जुकाम, खांसी, न्यूमोनिया और झाड़ा उल्टी होते ही रहते हैं। इससे वो ज्यादा कुपोषित हो जाता है और इससे उसको चेप के हमले ज्यादा होता है। इस तरह ये कुपोषण और चेप लगने का चक्र चलता ही रहता है, जिसे हम विशियस साइकिल कहते हैं, और बच्चा हैरान परेशान हो जाता है। उसे तोड़ना जरूरी है। बच्चों में ये दोनों कमी साथ में कम या ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है, इसलिए इसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। बच्चों के वजन, ऊंचाई और छाती की चौड़ाई का नाप लेने से उसका कुपोषण हम जान सकते हैं। सामान्यतः 10% से कम वजन वाले बच्चे को कुपोषण वाला बच्चा कह सकते हैं। उसकी 3 डिग्री है, माल न्यूट्रिशन ग्रेड 1 और 3। बच्चों के जन्म से 5 या 6 महीने तक माँ का दूध, मदर्स मिल्क, संपूर्ण आहार है। बाद में बच्चे को संतुलित आहार दिया जाए तो कुपोषण होता ही नहीं है। सही है। बच्चों का पोषण, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी सब पोषण मिलते रहे, ऐसे खाने को हम संतुलित आहार कहते हैं। इसको इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। जी इसके लिए माँ बाप को खाद्य पदार्थों और उसके पोषक घटकों की जानकारी होना आवश्यक है। 5 से 6 महीने बाद बच्चों को माँ के दूध के उपरांत आहार भी जरूरी है। वो आपका बाल रोग तज्ञ आपको बताएंगे। इसके लिए महंगे खाने देने की जरूर नहीं है। मौसम के हिसाब से दूध, सब्जी और फल बच्चों को देना जरूरी है। हमारे यहाँ पोषण और खाने के पदार्थों की अनेक गलत मान्यताएं मैंने ये देखी है। जैसे कि गुड़ हम बोले तो बोले वो तो गर्म पड़े, जी हम बोले केला खिलाओ तो बोले केला ठंडा पड़े
और जी। मीठा खाने का बोले कि इसको थोड़ा दूध का मावा दो, शरीर बनेगा, तो बोला उससे तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। ये सब सही नहीं है। जी। कोई भी खाना गरम ठंडा या पेट में कीड़े पड़े ऐसा होता नहीं है। बच्चे को क्या रास आता है वो एक बार खिला के हमें देखना चाहिए। अच्छा। बच्चों को रोजाना खाना में जरूरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, विटामिन्स और खनिज पदार्थ का समाविष्ट हो जाए, वो देखना माँ बाप के लिए जरूरी है। जी। एक ही प्रकार का खाना अगर रोटी तो रोटी देते रहेंगे तो उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, सब्जी और दाल देंगे तभी उसको विटामिन्स और प्रोटीन्स मिलेंगे। तो बच्चे की थाली में रोटी के साथ सब्जी, दाल, चावल सब होना जरूरी है। सामान्य और मध्यम प्रकार के कुपोषण को हम दाखिल किए बिना दवाई और आहार से अच्छा कर सकते हैं। ज्यादा कुपोषण वाला बच्चा जिसका वजन 60% नॉर्मल का से भी कम हो, उसे हम बाल रोग तज्ञ की निगरानी में दाखिल करके सारवार करना उचित रहेगा। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने ये बातें बताई कि किस तरह से कुपोषण वाली बात जो है उससे निपटा जा सकता है और बच्चों को एक सही देखभाल दी जा सकती है। जाहिर है कि जब बातें हम बच्चों की समस्याओं की कर रहे हैं तो भ्रांतियों की बात भी कर लें आखिर में। जैसे कि आपने कहा कि गुड़ गरम और केला ठंडा, इस तरह की मान्यताएं लोगों के जहन में होती हैं और वो तो जरा बच्चों की परवरिश से और उनकी सेहत से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां जो इतने वर्षों के आपके करियर में आपके सामने माता पिता लेकर आए हों, उनके बारे में बताइए और उनका निदान बताइए। गलत मान्यताएं मैंने सबसे ज्यादा जो देखी है हमारे इधर गुजरात में जी। तो दांत आते समय माँ बाप में चलती हुई गलत मान्यताएं बहुत है। हाँ। जब पहला दांत लगभग मैंने देखा है 6 से 7 महीने में बच्चे में आता है जी। और बच्चे में झाड़े उल्टी होने लगते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं डॉक्टर साहब दांत आए इसके झाड़े हो गए। लेकिन दरेक माँ बाप को समझना जरूरी है कि जब दांत अंदर की मसूड़ों को फाड़ के बाहर आता है तो दांत के मसूड़ों में बच्चे को इचिंग यानी कि ववराट होने लगता है, चचराट होने लगता है और जो भी चीज बच्चे के हाथ में आती है वो मुंह में डाल देता है। और ये अगर उसके हाथ में चप्पल या तो शूज आ जाएगा तो वो मुंह में डालेगा, उसके ऊपर लगे हुए अनेक कीटाणु बच्चे के पेट में चले जाएंगे और ये कीटाणु के चेप से हुए झाड़े उल्टी है। लेकिन माँ बाप बच्चे के दांत के आने से झाड़े उल्टी को जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मेरे पास यानी कि कंसल्टेंट के पास बच्चे को लेके माँ बाप आते हैं तो 3-4 दिन के बाद आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दांत के जाड़े 2-3 दिन दांत की ममरी देने लगते हैं। दांत की ममरी में दूसरा कुछ भी नहीं है, विटामिन डी हाई डोज में 6 लाख यूनिट्स विटामिन डी आता है। तो एक दूसरे की देखा देखी से चर्ची से हर एक माँ बाप बोलते दांत की ममरी दिया और चालू झाड़े में वो विटामिन डी का हाई डोज देते। इसकी वजह से जब हमारे पास बच्चा आता है तब डिहाइड्रेशन ग्रेड 3-4 यानी कि बहुत आगे बढ़ा हुआ डिहाइड्रेशन, जल का शोषण हुआ बच्चा आता है, तब हमें उसे सीधा इंट्रावीनस फ्लूइड के लिए दाखिल करना पड़ता है। तो मुझे सब माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चे के दांत का झाड़े उल्टी से, कफ सर्दी से, ताव से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल। हाँ, एक ही चीज समझ लीजिए, मसूड़ों को फाड़ के आते हुए दांत से बच्चे को चेप लगने से बचाए। बच्चे को वो दांत आते समय का जो टॉय होता है वो स्वच्छ करके हर एक माँ बाप रखे और बच्चे के हाथ में पकड़ा देवे, तो जब भी उसको अंदर मसूड़े में इचिंग होएगा वो टॉय स्वच्छ होएगा, वही मुंह में डालेगा, जिसके उसको चेप कम लगेगा। जी जी। दूसरी मैंने गलत मान्यता अभी बोला वो ही है कि जब हम बोलते हैं कि बच्चे को हाई कैलोरी डाइट दो तो बोले कि साहब हाई कैलोरी में शू आप क्या देने का, बोलते हैं दूध का मावा, पेंडा, बर्फी। ये तो सब नहीं दे सकते, मीठे चीज से तो बच्चे को कीड़े पड़ेंगे। मैं जब बोलता हूँ हाई प्रोटीन डाइट तो बोले कि क्या देवे,
मैं बोलता हूँ सस्ता हाई प्रोटीन तो सिंग चने हैं, जो हमारे इंडिया में बहुत सस्ते और उपलब्ध है। तो बोले नहीं, चने तो वायड़े पड़े, सिंग तो कफ करावे। अब ना सिंग कफ कराती है, ना चने वायड़े पड़ते हैं। और सबसे अच्छा हाई प्रोटीन डाइट हमारे देश के लिए जो उपलब्ध है वो सिंग चने हैं। अन्यथा हम सूखे मेवे भी दे सकते हैं, काजू, आलू, बादाम। उसमें फोस्फोलाइपिड्स भी ज्यादा है और उसमें प्रोटीन्स भी बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में भी आपने बताया। जाहिर है कि आम जनता कई बार जब जागरूक नहीं होती और बहुत पुष्ट बातें नहीं होती उनके पास, तो वो इस तरह की भ्रांतियों से काम लेती हैं। डॉक्टर साहब हमेशा भ्रांतियों को दूर करने के लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं, तो बच्चों को हमेशा अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनकी सलाह के जरिए ही दवाएं दें और इलाज करें। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई हैं और इन बातों के जरिए निश्चित रूप से उन्हें मदद मिलेगी अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए। तो अहमदाबाद के प्रसिद्ध बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर हर्षद कामदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।